सेठ साहब, दिसंबर डिसेंट कर रहा है छुट्टी के लिए। हाँ, आज इस हफ्ते का यानी इस साल का आखिरी शो है, तो फिर हम अगले साल ही मिलेंगे ना। अगले साल हाँ, आप नाजरीन के साथ तो अगले साल मिलेंगे। लेकिन कैसा आप फील कर रहे हैं साल के आखिर में? होपफुल हैं या ला ताल्लुक़ हैं या ना उम्मीद हैं? अगर मैं कहता हूँ कि तो होपफुल हूँ, तो होप के ऊपर ही तो दुनिया कायम है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि होपफुल नहीं हूँ तो लोग मायूस हो जाएंगे शुरू में ही। और शुरू में ही कहेंगे लो जी। तो मुश्किल साल गुजरेगा। अच्छा, इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर। ओके, चले यहाँ तो बहुत से यहीं सवाल से जहन शुरू में आते करते हैं। बहुत से सवाल यहाँ यूँ जहन में आते हैं कि 2024 भी एक डिफ़िकल्ट साल था। जब ये शुरू हुआ तो सबको इलेक्शन से उम्मीद थी कि पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है वो इलेक्शन होते साथ ही गायब हो जाएगा या किसी हद तक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। लेकिन ये पूरा साल हंगामों में गुजरा। पीटीआई के बानी गिरफ्तार पिछले साल से हैं। इस साल उनकी रिहाई की उम्मीदें थी, जिसके लिए पीटीआई बार बार एहतजाजी सियासत के लिए मैदान में उतरी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और वो रिहा भी नहीं हो पाए। तो अगले साल से जो उम्मीद है वो 2 जनवरी को सियासी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर इस वक्त सभी मुतहरिक हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इन मुज़ाकरात के नताइज से नए साल का आगाज़ होगा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे? अगर होंगे तो क्या होगा और अगर ना हुए तो क्या होगा? देखिए, ख्वाहिश तो सभी स्टेक होल्डर्स की है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और स्टेबिलिटी आए और ये जो सियासी बहरान है ये ख़त्म हो। मगर मेरा ख़्याल है कि स्टेक होल्डर्स को पता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इमरान खान साहब अभी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत हुकूमत चाहती है कि जो भी हो 4 साल और मिल जाए। तो इसलिए मुश्किल हालात आ रहे आगे। ये मुज़ाकरात जो हैं ये चलेंगे ऑफ एंड ऑन, चलेंगे फिर टूट जाएंगे, चलेंगे फिर टूट जाएंगे। और ये सारा साल ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कोई फैसला कुन नतीजा निकलेगा? निकल सकता है अगर खान साहब पीछे हटे थोड़ी देर। अच्छा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक हद से खान साहब की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और एक हद से उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि अवाम अभी तक उनके साथ, कमज़ोर इसलिए है कि बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क में उनके खिलाफ। देखिए ना, दोनों बड़े पावरफुल फोर्सेस हैं। अवाम एक तरफ सपोर्टिंग हिम और दूसरी तरफ सारी सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट, सारी बिजनेस कम्युनिटी, एवरीवन इज अगेंस्ट हिम। आई मीन बिजनेस कम्युनिटी का हाल देखें ना, जिस दिन खबर आती है कि खान साहब को शायद कोई रिहाई हो जाए तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि इतना आसान नहीं होगा ये बहरान को ख़त्म करना। अच्छा, तो ये उम्मीद रखना कि खान साहब जो है वो फाइनली फ्री एंड आज़ाद हो जाएंगे और ये सारी जंजीरें टूट जाएंगी और नए इलेक्शंस हो जाएंगे अगले साल, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अच्छा, कि इसकी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक चीज़ है। और इसके बहुत से असरात नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपने ISPR की बातें सुनी ली, उन्होंने वाज़े कर दिया कि उनकी तरफ से कोई नरमी नहीं है। वो जब तक खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे और तस्लीम नहीं करेंगे कि इनका हाथ था May 9 में, उस वक़्त तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। उस दूसरी तरफ नून लीग की हुकूमत भी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी मेरा ख्याल है वो लिप सर्विस कर रही है मुज़ाकरात को, मगर उनका कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश नहीं है, दुआ कर रहे हैं वो तो कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। बल्कि राना सनाउल्लाह तो नेक्स्ट लेवल पे जाके कुछ बातें कर रहे हैं, उनका मशवरा सुने। हाँ सुने जी। हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं। यही एक रास्ता है
इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 7 नाम लिए, बड़े मोतबर नाम हैं, लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा जरूरी है जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अच्छा, गलतियों को तस्लीम करने की बात में किस हद तक हकीकत है? क्या बीबी और नवाज शरीफ साहब ने बरमला इजहार किया कि उनसे गलतियां हुई, और क्या इमरान खान साहब ऐसा करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उसमें तो गलतियाँ तस्लीम की थी ना, मगर हुआ क्या, उसके बाद फिर वही गलतियाँ जी, जब मौका आया और मौका परस्ती फिर वही हुई कि गलतियाँ फिर से करनी शुरू कर दी। जब आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत थी तो मियाँ साहब काला कोट पहन के पहुँच गए थे, मेमो गेट याद है आपको? मेमो गेट स्कैंडल। तो मतलब है कि और फिर जरदारी साहब ने भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेने की कोशिश की और वो भी गड़बड़ हो गई थी जी। और फिर जो अदालतों ने मदाखलत करनी शुरू कर दी और हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दी। तो मतलब है कि ये चीज़ें हुई हैं, तो गलतियाँ तो हुई हैं सबसे, वह एक दफ़ा फिर कोशिश ज़रूर की थी। खान साहब जो है वो तो कोई गलती तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आज अगर आपका ये ख्याल है कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फिर से साइन हो जाए, जिसका इशारा अब राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि ये 3 लोग बैठ जाएं, जब जैसे पिछले पहले 2 लोग बैठे थे जी, तो अब ये 3 बैठ जाएं, तो 2 जो है बैठे थे उसके साथ कुछ नहीं नतीजा अच्छा निकला और ये 3 कैसे बैठेंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश तो बड़ी नेक है। वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। अच्छे इरादे हैं। हाँ। इरादे अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये अभी वो आप दोज़ख में पहुंच जाएंगे। अच्छा, लेकिन दोज़ख तो 2024 सियासी लिहाज से रहा, इन्वेस्टमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई कि ज़ाहिर है सियासी इंतशार रहेगा तो तरक्की का पहिया कैसे चलेगा? वो डिफ़ॉल्ट से इस गवर्नमेंट ने बचा लिया, लेकिन तरक्की नहीं हुई, ये इमरान खान साहब ने भी माना और प्रोग्रेस ज़ाहिर है जामिद है। तो इस सियासी इंतशार जो आपके तजिए से मुझे लग रहा है कि ये तो नहीं रुकेगा और मुज़ाकरात चलेंगे, टूटेंगे, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इकॉनमी कैसे पटरी पर चलेगी इस सियासी इंतशार के होते हुए? देखिए, इससे कबल के मैं उसका जवाब दूँ, एक चीज़ और भी मुझे बॉदर कर रही है। क्या? कि ये जो राना साहब ने जो बात की है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी बैठ जाएँ तो मसला हल निकल आएगा जी। मेरा ख्याल है ये बात शायद एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हों तो ये ऐसे लगेगा कि ये 3 अब इकट्ठे हो रहे हैं हमारे खिलाफ। जैसे COD से भी ऐसे ही लगा था, यही इंप्रेशन आया था। बिल्कुल, COD से भी ऐसे इंप्रेशन था। तो अब बात ये है कि ये मुमकिन भी नहीं है कि ये तीनों इकट्ठे होकर बैठेंगे। मियाँ साहब नहीं बैठेंगे, जरदारी साहब नहीं बैठेंगे और इमरान खान साहब नहीं बैठेंगे। और अगर बैठेंगे तो फिर बात ये 2 पार्टीज़ जो हैं ये वही करेंगी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये बात करें। ये भी मैं आपसे कह दूं। अच्छा। ये अब आज़ाद हस्तियाँ नहीं हैं, इसलिए ये अब इमरान खान साहब भी इस चीज़ को पहचानते हैं। तो अगर ये बैठते हैं इकट्ठे तो उसमें इमरान का बहुत फ़ायदा है, इनका नुकसान है। अच्छा। या तो ये हो कि इनको 3 साल खान साहब और दे दें, जो वो तो कभी भी नहीं देंगे। वो 17 महीने हो गए उनको जेल में, ठीक, और अब तो और भी वो सख्त अंदाज में बात कर रहे हैं जी कि जी अब मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दोस्त यार और मेरे साथी और मेरे पार्टी के कारकुन जो हैं वो जेलों से बाहर निकले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बैठा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है बनी गाला जाने का, एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये मामला चलेगा। अच्छा। ये मामला तय नहीं होगा। सो फॉर प्रेडिक्शन इज़ के खान साहब की रिहाई हो सकती है 2025 में। हाँ, वो 2025 में रिहाई हो सकती है, मगर क्या मामला तय हो जाएगा? मामला तय तो उसको कहते हैं ना आयशा, जिसमें इलेक्शन की डेट तय हो जाए और पार्लियामेंट, उस वक्त तक पार्लियामेंट को कैसे चलाना है जब तक इलेक्शन नहीं होती, और वो किस किस्म की इलेक्शन होगी, ये चीज़ें तय करने वाली हैं जी। और कुछ चीज़ तय करने वाली नहीं है। खान साहब अगर का जो डिमांड है वो यही है कि एक नई इलेक्शन कराई जाए,
और मैंडेट वापस किया जाए। और वो समझते हैं वो जीत जाएंगे तो मैंडेट इस तरीके से वापस हो जाएगा। जी। ये नहीं वो समझते कि जी उनके हवाले गवर्नमेंट कर दी जाए। इन हालात में ऐसे गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो एक फ्रेश इलेक्शन या फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत वो इनको नहीं देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि रिहाई का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो एक नरमी दिखाने के लिए अदालतों के ज़रिए खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर खान साहब फिर ये लॉन्ग मार्च और इस किस्म की बातें करेंगे तो वो रिहाइयाँ जो है कैंसिल भी हो जाती हैं, बेलें कैंसिल भी हो जाती हैं, नए केसेस भी बन जाते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आई थिंक कोशिश की जाएगी कि खान साहब को किसी तरीके के साथ मनाया जाए, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, कि जी आप लंबी बात करें हमारे साथ, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सहूलतें आपको वापस मिल जाएंगी, मगर तस्लीम दो बातें करें। एक ये कि अब मल्टी पार्टी सिस्टम चलना है, यहाँ वन पार्टी सिस्टम नहीं चलेगा, नंबर वन। नंबर टू, इलेक्शन जो है 2-3 साल नहीं होगी, उसके बाद देखा जाएगा, जब होगी वो हम बात डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अभी खान साहब उस मूड में नहीं है, अभी भी वो समझते हैं, और अब तो मेरा वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो आने दो ना, अवाम मेरे साथ है, डोनाल्ड ट्रंप आने दो, एक धक्का और लगाते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए, फिर देखते हैं कि उन्होंने 2 धक्के तो लगा लिए हैं, ठीक है ना जी, वो फेल हो गए हैं। अब वो डोनाल्ड ट्रंप का इंतज़ार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो शायद तीसरा धक्का लग जाए। अगर वो फेल हो जाता है वो धक्का जी, तो फिर खान साहब जो है उनके साथ बातचीत थोड़ी बढ़ सकती है आगे। अच्छा। अगर वो सक्सीड हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है और मसले और किस्म के मसले बन जाएंगे इन लोगों के लिए। अच्छा, यानी 2024 की तरह 2025 का फरवरी भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आइंदा आने वाले साल में फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है ये कि सियासी स्टेबिलिटी। जी आप सही कह रही हैं, इकॉनमी अब नाउ इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जी, और उसी की वजह से मेरा ख्याल है ये इलेक्शन को भी पोस्टपोन किया जा रहा है कि अगर अभी इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे तो फिर इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये भी एक आर्ग्यूमेंट है इस्टेब्लिशमेंट का। अच्छा। कि अब हमने बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कुर्बानी हमने फिर इकॉनमी को संभाला है जी। तो अब फिर हम सियासी तौर पे सारा कुछ खोल दें और फिर इंस्टेबिलिटी हो जाए तो फिर एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकले हैं और बड़ी कुर्बानियाँ की हैं अब, और उस पर कुर्बानियों में आवाम का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर फिर इंस्टेबिलिटी हो गई और फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ हम बढ़ गए क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना आई, ग्रोथ ना हुई, तो फिर क्या होगा? अब आइए इकॉनमी की तरफ। तो इकॉनमी इन दीज कंडीशंस आगे क्या होगा? अभी 2-3 चीज़ें आपको समझ आ रही है कि एक तो ये कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जी स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है, इसका मतलब है रिवाइवल हो रहा है जी। और साथ फिर ये भी कहा जाता है कि जो प्रेशर था रुपए के ऊपर वो भी कम हो गया है, रुपये भी स्टेबल हो गया है। ये भी कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ, इन्फ्लेशन भी कम हो गई है। तो ये अच्छे असरात हैं। अब इसके ऊपर बिल्ड करना है अब, और इसी के ऊपर, मगर जो बिल्ड करना है वो टैक्सेस बढ़ाने हैं। टैक्सेस तो बहुत बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब इससे ज़्यादा और क्या बढ़ाएंगे? अच्छा चले बढ़ा लेते हैं कुछ लोगों के ऊपर, जो लोग अभी टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे भी टैक्स ले लेंगे। अगर सवाल ये है कि क्या ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ग्रोथ अगर नहीं होगी तो मुलाजमतें नहीं मिलेंगी, ठीक है, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी तो तंगी होगी हर एक को, तो वो ग्रोथ कैसे होगी? अब इनका ये ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरा दिए हैं, जो लोगों ने कर्ज़े लेने हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। कर्ज़े लेके बैंकों से बिजनेसमैन जो है वो फिर से एक दफ़ा इंडस्ट्री लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे और कारोबार चलने लगेगा। मगर साथ साथ डरते भी हैं कि अगर कारोबार फिर से एक दफ़ा शुरू हो गया और बढ़ने शुरू हो गया तो फिर महंगाई फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ग्रोथ होती है तो महंगाई भी साथ साथ होती है। तो इस किस्म के इनके इश्यूज़ हैं। मगर जो रियल इशू है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स आपने गिरा दिए, चलो बैंकों से लोगों ने कर्जे भी ले लिए, कुछ हद तक तो ग्रोथ हो जाएगी। अभी 1-1.5% है तो 3-1% भी हो सकती है, 3.5 भी जा सकती, पर उसके साथ आपके मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। इस मुल्क के मसाइल नहीं हल होंगे जब तक 8-10 साल के लिए 7-8%, 9% ग्रोथ नहीं होगी, जिसका कोई इम्कान नहीं है। जिसका ये मतलब है जो लॉन्ग टर्म बहरान है वो तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। लगता है ऐसे है कि जी फिर से कुछ ठीक होने लगा है, मगर वो जो जिस किस्म की आपको तरक्की चाहिए वो तरक्की बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वो क्यों नहीं नज़र आ रही? वो इसलिए नहीं नज़र आ रही कि सिर्फ बैंकों के लोन के साथ ये मईशत नहीं चलेगी, वो एक हद तक चलेगी, इससे आगे नहीं जाएगी। जब तक बाहर से यहाँ पैसा नहीं आएगा और वो इंडस्ट्री में नहीं लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगेगा और आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, उस वक्त तक यहाँ तरक्की नहीं होगी, इकॉनमी नहीं बढ़ेगी। अब बात यह है कि SIFC बनाई गई थी इसीलिए ताकि बाहर से
लोन्स लिए जाएं या बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। वन विंडो ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन। अच्छा, अब बुरा लगता है ये कहना, SIFC ने कुछ कामयाबियां तो हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया और IMF और UAE वगैरह से नेगोशिएशंस अपनी टीम के कर के कुछ मरम पट्टी तो की है, मगर क्या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है यहाँ? नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और अभी इम्कान भी नहीं है। अच्छा, अब क्यों नहीं है? इसका जवाब बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। आपके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से पैसा निकाल के दुबई ले जा रहे हैं, वियतनाम ले जा रहे हैं, अब सोच रहे हैं बांग्लादेश लेके जाएं। जी। तो जब आपके अपने लोग जो हैं सरमायादार, वो इस मुल्क में लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर वाला क्यों आएगा यहाँ? और जैसे ये बताया जाता है, नीयत अपनी जगह, इंसेंटिव अपनी जगह, मगर जो रियल इंसेंटिव है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस मुल्क में बहुत हाई है। अगर आप बिजली का रेट ले लें तो ये सारी रीजन में सबसे ज़्यादा हाई रेट है बिजली का। आप गैस का रेट ले लें, इस रीजन में सबसे ज़्यादा हाई रेट गैस का इधर है। टैक्सेशन ले लें, इस रीजन में सबसे ज़्यादा हाई रेट टैक्सेशन का पाकिस्तान में है। और मैं आपको इस किस्म के बहुत से और एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो कि ये चीज़ें जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। आप कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने जाएंगे तो ये सब चीज़ खर्चे हैं, और यही सारी चीज़ें वियतनाम में सस्ती हैं, दुबई में सस्ती हैं। सो क्यों यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए? वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अब आ गई है, ठीक, वहाँ इंसेंटिव्स भी हैं, वहाँ ग्रोथ भी है, सब कुछ है वहाँ। तो क्यों लोग यहाँ सरमायादार यहाँ इन्वेस्ट करें? आपके अपने लोग करने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर के लोग आके क्यों करेंगे? तो ये जो मसला है ना कि यहाँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हाई है, इसको कैसे हल किया जाए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई इसलिए है बिकॉज आपने कर्जे बहुत लिए हुए, आप इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़े दे रहे हैं अपने जो कर्जे लिए हुए, आपके पास पैसे नहीं हैं टू डिफेंड द इकोनॉमी। सो आई थिंक यहाँ तो ना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो या 3% हो, जो कि UK में, अमेरिका में यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर तो लोग पैसे बोरो करके भी चला लेते हैं। यहाँ आप अभी भी 15% है, तो 15% के ऊपर कौन मार्जिन बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, बिग इंडस्ट्री के ऊपर 5, 8, 7, 6% आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ये रेट होता। तो ये बड़ा मुश्किल है इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी ग्रोथ करना। मगर अगर आप उसको इंटरेस्ट रेट को गिरा देंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर लोग जल्दी से सारे पैसे बोरो करेंगे और खर्चा शुरू हो जाएगा। खर्चा शुरू हो जाएगा तो महंगाई शुरू हो जाएगी। और महंगाई क्या होती है? महंगाई ये इसलिए होती है कि एक कप कॉफ़ी है और एक गिलास है और ये पैसा है, इस पैसे में दोनों चीज़ें खरीदनी है। जब ये पैसा बढ़ जाता है तो चीज़ें दो ही हैं जी, तो ये महंगी हो जाती है ना फिर बैलेंस के लिए। हाँ, अगर ये 100 रुपया है तो 100 रुपये में 2 चीज़ें खरीदनी है तो 50 रुपए कीमत होगी, ठीक है। तो अगर 150 रुपया है उसी में भी 2 ही चीज़ें खरीदनी है तो 75 रुपये होगी ना कीमत। तो महंगाई इस तरीके होती है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, अच्छा, और जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ती उसकी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो कम होती है, पैसा प्रिंटिंग हम ज़्यादा कर रहे होते हैं, ये बैंक्स जो है लेंडिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से महंगाई शुरू हो जाती है। हाँ। और वो उसका कोई इम्कान नहीं है। आप हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ देख लें, स्टैगनेंट है अभी भी। जो वीट की जो ग्रोथ है वो भी अब फार्मर्स बड़े अपसेट है इस वक्त कि जी पिछले साल जो हुआ गंदम की कीमतों में जो हुकूमत ने किया जी बिल्कुल उठाई नहीं। तो इस वक्त जो पॉलिसीज हैं वो भी बड़े प्रॉब्लम है। इस सारी